नमस्कार। तो देखिए, आज लोकसभा के 7वें फेज़ के लिए जो है वोटिंग हो रही है और हिमाचल में भी जो है वो आज ही वोटिंग हो रही है। 7वें फेज़ में ही वोटिंग हो रही है। तो डेफिनेटली आप सभी ने अपने वोट का इस्तेमाल भी किया होगा आज। और हम कुछ क्वेश्चंस जो हैं उससे पहले जान लेते हैं। जब हम वीडियो को स्टार्ट करें, क्वेश्चंस को डिस्कस करना स्टार्ट करें, उससे पहले वोटिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो जान लेते हैं। देखिए, राइट टू वोट जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में जो है वो आता है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा, वोटिंग एज जो था वो पहले 21 ईयर जो था वो हुआ करती थी। इसे 21 साल से घटाकर जो था वो 18 साल किया गया। 21 साल से घटाकर 18 साल इसे कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से किया गया था? तो 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जो था वो इसे किया गया था। और देखिए, आपने ये भी ध्यान रखना है कि उस टाइम प्रधानमंत्री राजीव गांधी जो था वो हुआ करते थे, क्योंकि ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और हम पढ़ते हैं कि नेशनल वोटर डे जो है वो कब मनाया जाता है। ये 25 जनवरी को जो है मनाया जाता है। परंतु पहली बार नेशनल वोटर डे कब मनाया गया था? तो ये 25 जनवरी 2011 को जो था वो मनाया गया था। इलेक्शन कमीशन की यहाँ पर बात करना ज़रूरी है। कौन सा आर्टिकल जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से डील करता है? तो आर्टिकल नंबर 324 आपने ध्यान रखना है। ये आर्टिकल जो है वो डील करता है। प्रेजेंट टाइम में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो कौन है? प्रेजेंट टाइम में राजीव कुमार जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। उनका नाम भी आपने ध्यान रखना है। तो ये कुछ हमने बेसिक से फैक्ट जो है वो रिवाइज कर लिए। अभी हम क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करते हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन का ही ये पेपर है और कुछ दिन पहले ही कंडक्ट किया गया था और इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आने वाले एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया तो आपको जो है वो हेल्प मिल सके। अभी आप देखेंगे भी कुछ क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुए भी हैं ऐसे क्वेश्चन। अब देखिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन से पहले हम डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन में, द पोस्ट ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज ए स्टैच्यूरी। तो बोलते हैं कि भारत के अटॉर्नी जनरल का कार्यालय जो है वो कानून द्वारा निर्धारित है। दूसरे में बोलते हैं सॉलिसिटर जनरल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, ये बोलते हैं। तीसरे में बोलते हैं कि अमृता प्रीतम द फेमस राइटर ऑफ पंजाबी लैंग्वेज ब्राउट मैगजीन नागमणि विद इमरोज की, ये जो पंजाबी भाषा की प्रसिद्ध लेखिका हैं अमृता प्रीतम, इन्होंने जो है वो इमरोज के साथ मिलकर जो है वो नागमणि मैगजीन जो था वो शुरू की थी। बाकी बोलते हैं गोवा को लिबरेट कब किया गया था? दिसंबर 1961 को किया गया था। तो आपको करेक्ट वन जो है वो बताना है। देखिए, जब भी हम कोई पढ़ते हैं ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कौन कौन सी हैं, तो हम जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में आता है, स्टैच्यूरी बॉडी में नहीं आता। पहली स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगी। क्या सॉलिसिटर जनरल जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में आता है? नहीं, ये जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में नहीं आता। अमृता प्रीतम ने जो था वो फेमस एक राइटर थी ये पंजाबी भाषा की, और इनके द्वारा मैगजीन नागमणि जो था वो इमरोज के साथ मिलकर लिखी गई थी। ये बात बिल्कुल सही है। और गोवा की लिबरेशन की अगर हम बात करें कि गोवा को कब लिबरेट जो था वो किया गया था, तो क्या इसे जो था वो दिसंबर 1961 को जो था वो लिबरेट किया गया था। देखो, बिल्कुल सही बात है कि गोवा को जो था वो दिसंबर 1961 में ही लिबरेट किया गया था। तो चौथी स्टेटमेंट भी सही है। यहाँ पर जो ऑपरेशन चलाया गया था उसको ऑपरेशन विजय का नाम जो था वो दिया गया था। ये ऑपरेशन विजय आपने ध्यान रखना है, जो ऑपरेशन विजय का नाम इसको दिया गया था। बाद में चलकर 1987 में जो था वो गोवा जो था वो 25 नंबर का स्टेट जो था वो इंडिया का बना था। तो ये आपने ध्यान रखना है। ऑप्शन सी इसका तीसरा और चौथा सही आंसर है। बाकी आपने सारा डिटेल से जान लिया कि गोवा जो था वो किस तरह से बना। अमृता प्रीतम के बारे में आपने जान लिया, पंजाबी लैंग्वेज से ये रिलेट करती हैं। मैगजीन नागमणि इनके द्वारा लिखी गई थी इमरोज के साथ मिलकर। और अटॉर्नी जनरल हो गया, जैसे कि अटॉर्नी जनरल, फाइनेंस कमीशन, एडवोकेट जनरल, ये सारे जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में जो है वो आते हैं। अच्छा, टोटल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हमने काफ़ी टाइम से वैसे रिवाइज़ की भी नहीं है। हम इनको एक बार रिवाइज़ ही कर लें कि कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है वो है हमारे पास। देखिए, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में जो है वो एक अटॉर्नी जनरल हो गया, एडवोकेट जनरल जो है वो हो गया। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में आते हैं कैग, जिसको कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब हो गया, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में जो है वो आता है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे कि हमारा हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, जो IAS वगैरह का एग्जाम करवाता है, वो जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इलेक्शन कमीशन हो गया, जो इलेक्शन अभी करवा रहा है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में आता है। अगला क्वेश्चन देखें 37। इसमें क्या बोलते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूटी इज सीला टनल इज लोकेटेड। सीला टनल हमने उत्तीर्ण सीरीज में पढ़ी है। सीला टनल जो है वो कहाँ पर स्थित है? सीला टनल जो है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। देखो, यहाँ से ना हम इंपॉर्टेंट टनल्स की ही बात करेंगे कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टनल जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एक तो अटल टनल जो है वो आ जाता है। जो अटल टनल है वो कहाँ पर आती है? वो हमारे हिमाचल में ही जो है वो आती है और 9.02 किलोमीटर की ये लंबी टनल जो है वो है।
ठीक है जी। इसके अलावा आपने जम्मू कश्मीर में बहुत सारी टनल जो है वो आती हैं। जम्मू कश्मीर में एक जवाहर टनल जो है वो आती है। पीर पंजाल जो रेलवे टनल है वो भी जम्मू कश्मीर में जो है वो आती है। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी टनल आती है, ये कहाँ पर आती है, ये भी जम्मू कश्मीर में ही जो है वो आती है। जोजिला टनल है, जोजिला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टनल है, ये कहाँ पर आती है, ये लद्दाख में जो है वो आती है। वो आपने ध्यान रखना है कि जोजिला टनल कहाँ पर आती है, लद्दाख में आती है। एक थेंग टनल आती है, ये जो थेंग टनल आती है ना, ये कहाँ पर आती है, यहाँ पर देखिए थेंग टनल जो है ये कहाँ पर आती है, ये आती है सिक्किम में। तो ये सिक्किम की टनल आपने ध्यान रखनी है। तो ये तीनों स्टेट भी कवर हो गए, कुछ और स्टेट भी हमने जान लिए, कुछ और टनल भी हमने जान ली। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द हेडक्वार्टर ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर स्थित है, ये कोलकाता में जो है वो स्थित है। कोलकाता ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना 1851 में जो था वो की गई थी, ये आपने ध्यान रखना है। देखो वैसे ही कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि IMD हो गया, ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ये है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ये कौन सी मिनिस्ट्री के तहत आता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के तहत जो है वो आता है। पहली बात आपने ये ध्यान रखनी है। आजकल क्या है ना, आजकल आपको पता है कि मौसम जो है वो कैसा रहेगा, IMD जो है वो इसकी पूर्वानुमान जो है वो लगाता है, चक्रवात आ रहा है, कब कहाँ पर पहुँचेगी मानसून, ये सारी बातें। तो इसका IMD का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, तो देखो ये न्यू दिल्ली में जो है वो स्थित है, ये आपने ध्यान रखना है। और इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना 1875 में जो था वो कर दी गई थी। 1875 में इसकी स्थापना की गई थी। और अभी देखो मैच हुए, तो मैचों में आपने BCCI का नाम सुना। BCCI देखो मुंबई में जो है उसका हेडक्वार्टर जो है वो स्थित है, ये आपने ध्यान रखना है। आप जो है वो बहुत बार DRDO का नाम सुनते हैं, तो DRDO का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर स्थित है वो भी पता होना चाहिए। इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में जो है वो स्थित है। इसरो का नाम बहुत बार सुनते हैं आप, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर जो है बेंगलुरु कर्नाटक में जो है वो स्थित है, वो आपने ध्यान रखना है। उसी तरह आप FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का सुनते हैं, तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में जो है वो स्थित है। और आप नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम कई बार पढ़ा होगा आपने, नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम जो है ये कोलकाता वेस्ट बंगाल में जो है वो स्थित है, इसके बारे में इतना ध्यान रखना है। और यहाँ पर देहरादून ऑप्शन में जो है वो दिया गया है, देहरादून में भी आप देखते हैं फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो यहाँ पर स्थित है, तो वो भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखें, ये सेकंड टाइम रिपीट हो रहा है क्वेश्चन पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में ही, तो इसलिए मैं कहता हूं कि पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम जो हुए हैं उनको भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, ताकि कोई क्वेश्चन रिपीट कर पूछा जाता है तो सीधे तौर पर आपके 2 नंबर पक्के हो जाएं। और पेपर 1 में ये 2 नंबर बहुत हेल्प आपकी करते हैं। यहाँ पर बोलते हैं द वुमेन मेडिकल ऑफिसर अपॉइंटेड ऑन सियाचिन ग्लेशियर इन 2023। तो सियाचिन ग्लेशियर पर जो है वो 2023 में जो है वो वुमेन मेडिकल ऑफिसर अपॉइंट की गई। इसका नाम जो है वो पूछा गया है कि इनका नाम जो है वो क्या है। देखिए इनका नाम पूछा गया है तो इनका नाम आपने ध्यान रखना है कि कैप्टन फतिमा वाशिम जो है वो इनका नाम है, ऑप्शन बी सही आंसर है। उत्तीर्ण सीरीज में ये क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, बहुत अच्छे से हमने डिस्कस किया है। अभी हमने एक और ऐसा क्वेश्चन जो है वो पढ़ा है, अभी हमने कौन सा क्वेश्चन जो है वो पढ़ा है वो आपने ध्यान रखना है। और उस क्वेश्चन के बारे में और क्या क्या आपको ध्यान रखना है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। क्वेश्चन था कि अभी अवार्ड दिया गया, अभी जो था वो 2023 का मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड जो था वो दिया गया। यूनाइटेड नेशन का ये अवार्ड है 2023 का मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड। तो ये किसको दिया गया, ये मेजर राधिका सेन को जो था वो दिया गया। मेजर राधिका सेन हिमाचल के मंडी के सुंदरनगर से संबंध रखती हैं, ये ध्यान रखें। और इन्होंने जो था, जो इंडिया की तरफ से पीस कीपिंग फोर्सेस भेजी गई थी DRC में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में मार्च 2023 से लेकर मार्च 2024 तक, वहाँ पर इन्होंने जो था वो लीड किया था। इन्होंने देखो यहाँ पर जो टीम को लीड किया था उसमें जो था वो 20 महिलाएं थी, 20 ये महिलाएं थी फीमेल, और 10 जो था वो पुरुष थे, मेल थे। ये आपने ध्यान रखना है, जो DRC में इनकी अध्यक्षता में टीम गई थी। तो ये सारा नोट कर लें इनके बारे में। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताऊंगा क्यों है। बोलते हैं व्हेन वर नॉट कंडक्टेड द पार्लियामेंट्री एंड स्टेट असेंबली इलेक्शन इन इंडिया टुगेदर। तो बोलते हैं कि भारत में संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव कब इकट्ठे नहीं करवाए गए। देखो अभी ना क्या था, अभी जो पूर्व प्रेसिडेंट थे रामनाथ कोविंद, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी जो था वो बनाई गई थी ताकि साइमल्टेनियस इलेक्शन के ऊपर वो अपनी रिपोर्ट दे सके। तो उनके द्वारा अपनी रिपोर्ट जो है वो साइमल्टेनियस उनके एक साथ इलेक्शन कराने के ऊपर जो था वो दे दी गई। यानी कि अब क्या होगा ये प्रपोजल रखा गया है, मतलब कि लोकसभा के इलेक्शन जो होते हैं जैसे अभी हो रहे हैं और विधानसभा के जो इलेक्शन होते हैं वो एक साथ ही जो है वो करवाए जाएंगे। ये प्रोविज़न बनाने की कोशिश जो है वो की जा रही है अभी। परंतु स्टार्टिंग में जब भारत आज़ाद हुआ था तब ऐसा होता था कि साइमल्टेनियस इलेक्शन होते थे। कौन कौन से ईयर की बात है,
देखिए अगर हम बात करें जो पहले के 4 जनरल इलेक्शन थे, चाहे वो 1952 के इलेक्शन थे, चाहे वो 1957 के इलेक्शन थे, चाहे वो 1962 के इलेक्शन थे, चाहे वो 1967 के इलेक्शन थे, वो जो था वो एक साथ ही हुए थे, साइमल्टेनियस ही हुए थे, स्टेट के भी और पार्लियामेंट के भी। फिर देखो कुछ ऐसे केसेस आए कि लोकसभा को जो था वो प्रीमैच्योर जो था वो डिसॉल्व करना पड़ा, तो उसके बाद जो था वो फिर लोकसभा के इलेक्शन हुए, फिर स्टेटों के अपने अपने हिसाब से होते रहे। तो 1957 में भी हुए थे, 62 में भी हुए थे, 67 में भी हुए थे, 71 में नहीं हुए थे। ऑप्शन डी जो है वो इस हिसाब से सही आंसर होगा, जो हमें इंटरनेट के माध्यम से जो है वो सारी जानकारी मिलती है। आंसर की मैं इसका कोई आंसर जो है वो 1957 दिया गया था, परंतु आई डोंट नो कि 1957 किस हिसाब से आंसर दिया गया था। 1971 इसका सही आंसर होना चाहिए, जो हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं या फिर इंटरनेट के माध्यम से देखते हैं कहीं से भी। तो ये थी पूरी बात, ये हमने जान लिया। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं आइडेंटिफाई द फॉलोइंग कंट्रीज विच गॉट मोर मेडल्स इन एशियन गेम्स 2023। देखिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एशियन गेम्स की, कि एशियन गेम्स में जो है जो 2023 में एशियन गेम्स हुई चाइना के होंगजोंग रीजन में, वहाँ पर जो है वो कौन सी कंट्रीज जो था वो टॉप 3 में रही। तो सबसे पहले नंबर पर चाइना रहा, चाइना यहाँ पर हर एक ऑप्शन में जो है वो दिया गया है। चाइना के बाद दूसरे नंबर पर जापान रहा, तो जापान देखो चौथी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसको आप एलिमिनेट जो है वो कर देंगे। जापान के बाद जो था वो तीसरे नंबर पर साउथ कोरिया रहा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। सबसे पहले नंबर पर चाइना जो रहा था वो 383 टोटल मेडल जीतकर जो था वो सबसे पहले स्थान पर था। इसके द्वारा जो था वो टोटल नंबर ऑफ 201 गोल्ड मेडल जीते गए थे और 111 जो था वो इसके द्वारा सिल्वर मेडल और 71 जो था वो ब्रॉन्ज मेडल इसके द्वारा जीते गए थे। इसके अलावा जापान के द्वारा 188 टोटल मेडल जो था वो जीते गए। इसके अलावा जापान ने 52 जो था वो गोल्ड मेडल जीते, 67 सिल्वर मेडल और 69 जो था वो ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। उसके बाद था साउथ कोरिया ने टोटल 190 मेडल जो था वो जीते थे, परंतु गोल्ड मेडल इसके द्वारा सिर्फ 42 ही जीते गए थे, इसलिए तीसरे नंबर पर आया। और उसके बाद सिल्वर मेडल जो था वो 59 जीते गए थे और ब्रॉन्ज मेडल 89 जीते गए थे। ये टॉप की 3 कंट्रीज हो गई। इंडिया का कौन सा रैंक रहा था? चौथा रैंक इंडिया का रहा था। इंडिया के द्वारा जो था वो 107 टोटल मेडल जीते गए थे। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि कितने मेडल जीते गए। 28 गोल्ड मेडल जीते गए इंडिया के द्वारा, 38 सिल्वर मेडल जीते गए और 41 जो था वो ब्रॉन्ज मेडल जीते गए। ये मेडल टैली जो था वो इंडिया की रही। तो चाइना के होंगजोंग रीजन में ये गेम जो था वो हुई थी। ये क्वेश्चन कभी भी आपका गलत नहीं होना चाहिए था। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग चीफ मिनिस्टर एज ऑन 12/5/2024 इज नॉट मैच्ड करेक्टली। तो कुछ स्टेट दिए गए हैं, उनके चीफ मिनिस्टर दिए गए हैं। मिजोरम के चीफ मिनिस्टर क्या लाल दुहामा है, और क्या छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर विष्णुदेव साई हैं, और क्या तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रविकांत रेड्डी हैं, क्या मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव हैं। देखो इन सभी स्टेट्स में कुछ ना कुछ सीएम की हलचल हुई थी, हमने उत्तीर्ण सीरीज में पढ़ी थी। मिजोरम की बात है बिल्कुल सही कि ये जो है वो मिजोरम के सीएम हैं, लाल दुहामा इनका नाम है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर विष्णुदेव साई जो था वो चीफ मिनिस्टर बने। और तेलंगाना की बात करें तो रविकांत रेड्डी नहीं, रेवंत रेड्डी नाम है इनका, यहाँ पर लिख देता हूँ, रेवंत रेड्डी नाम है इनका। और ये जो है वो यहाँ के सीएम हैं तेलंगाना के। ठीक है जी, ये आपने ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश की बात करें तो बिल्कुल सही बात है कि मोहन यादव ही जो है वो यहाँ के चीफ मिनिस्टर बने हैं। ऐसे ही अभी जो है वो हरियाणा में भी हमें हलचल देखने को मिली थी। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर जो है वो किसको बनाया गया है? तो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर आपने ध्यान रखना है कि पहले तो मनोहर लाल खट्टर थे, परंतु नए चीफ मिनिस्टर हरियाणा के बने और उनका नाम है नायब सिंह सैनी, उनका नाम आपने ध्यान रखना है। राजस्थान में भी इलेक्शन हुए थे, तो राजस्थान के जो नए चीफ मिनिस्टर बनाए गए हैं वो कौन बनाए गए हैं? तो भजनलाल शर्मा को जो था भजनलाल शर्मा को राजस्थान का चीफ मिनिस्टर बनाया गया था। इस तरह से आपने चीफ मिनिस्टर की टैली ध्यान रखनी है। जब भी कोई भी स्टेट का नया चीफ मिनिस्टर बनता है वो आपको नोट करना है। अगला क्वेश्चन देखें 43, क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट जुरिस्डिक्शन ऑफ महाराष्ट्र हाई कोर्ट। तो बोलते हैं कि कौन से इनमें से कौन से स्टेट जो है वो महाराष्ट्र हाई कोर्ट के अंडर जो है वो आते हैं। अरे पिछले कल ही तो मैंने आपको सारी बातें ये रिवाइज करवाई हैं कि कौन कौन से स्टेट में कौन कौन सा हाई कोर्ट आता है। देखो कौन कौन से हाई कोर्ट में कौन कौन सा स्टेट आता है। अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में जो है कौन कौन से आते हैं। महाराष्ट्र में एक तो आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पर महाराष्ट्र खुद ही जो है वो आता है महाराष्ट्र हाई कोर्ट के अंडर, वो तो आएगा ही। और उसके अलावा जो है वो यहाँ पर
गोवा भी जो है वो आता है, दादर नगर हवेली और दमन दीव ये दोनों जो है वो आते हैं। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। वैसे इसको बॉम्बे हाई कोर्ट जो है वो कहते हैं, बॉम्बे हाई कोर्ट इसको कहते हैं, और इसकी स्थापना 1862 में जो था वो की गई थी। बॉम्बे हाई कोर्ट इसका नाम है पूरा। अगर हम बात करें इसके अलावा कुछ और ऐसे स्टेट्स, जैसे कि कलकत्ता हाई कोर्ट हो गया, कलकत्ता हाई कोर्ट में वेस्ट बंगाल और अंडमान निकोबार जो हैं वो आते हैं। और उसी तरह अगर हम देखेंगे मद्रास हाई कोर्ट, उसमें तमिलनाडु और पुडुचेरी जो हैं वो आते हैं, वो आपने ध्यान रखना है। गुवाहाटी हाई कोर्ट जहाँ पर असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश जो है वो आता है, वो भी आपने ध्यान रखना है। हर एक स्टेट के पास अपना हाई कोर्ट नहीं है, कुछ एक स्टेट्स के कॉमन हाई कोर्ट हैं, तो ये कॉमन हाई कोर्ट्स का क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। उसी तरह अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो पीजीटी के लिए भी कॉमन पेपर 1 जो है वो रखा गया है। इस पेपर 1 को देखो पास करना पड़ेगा, तभी जो है वो पेपर 2 जो है वो आपका फ़ायदेमंद रहेगा और तभी फाइनल मेरिट लिस्ट में भी नाम आएगा। तो पेपर 1 में अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जिस हिसाब से पेपर आ रहे हैं प्रैक्टिस ही एकमात्र ऐसा सॉल्यूशन है जो आपको सक्सेस दिलाएगा। तो प्रैक्टिस करने के लिए पेपर 1 की टेस्ट सीरीज आपके पास अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पर जाना, टेस्ट सीरीज को ओपन करना। बहुत ही कम समय आपके पास बच गया है और लिमिटेड समय है, खासकर जिनका भी इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम है उनके पास लिमिटेड समय है। तो इस समय को यूटिलाइज़ कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, अपनी कमियों का पता चलेगा और साथ में ही इम्प्रूवमेंट भी आप में होगी, नई चीज़ें सीखेंगे। जल्दी से जाइए, टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं यहाँ पर। बोलते हैं आइडेंटिफाई सम ऑफ अ न्यू कंट्रीज विच आर इंक्लूडेड रिसेंटली इन ब्रिक्स। तो बोलते हैं कि कुछ एक नई कंट्रियाँ जो हैं वो ब्रिक्स में शामिल की गई हैं। ठीक है जी, अब ये कौन कौन सी नई कंट्रियां जो हैं वो हैं, इनके नाम आपको बताने हैं। तो 44 का ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। इथोपिया जोड़ा गया है, अर्जेंटीना जोड़ा गया है और इजिप्ट जोड़ा गया है। वैसे ब्रिक्स में जो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका है, इसमें जो नए मेंबर जोड़े गए हैं उसमें एक ईरान आता है, ये आपने ध्यान रखना है। एक इजिप्ट यहाँ पर आता है, ये आपने ध्यान रखना है। एक इथोपिया यहाँ पर आता है, ये आपने ध्यान रखना है। और एक यहाँ पर जो है वो UAE आता है, वो आपने ध्यान रखना है। अर्जेंटीना तो हर एक ऑप्शन में इन्होंने दे दिया है, इस हिसाब से हमें ऑप्शन डी करेक्ट करना पड़ा। परंतु अर्जेंटीना ने जो है वो खुद को यहाँ से विड्रॉ कर लिया। अर्जेंटीना के नए प्रेसिडेंट बने थे जेवियर मिलेई। जेवियर मिलेई जैसे ही प्रेसिडेंट बनते हैं, जेवियर मिलेई ने ये कहा था कि हम जो है वो अभी खुद को इससे बाहर जो है वो करते हैं ब्रिक्स से, तो उन्होंने खुद को यहाँ से बाहर कर लिया था। तो ये जो कंट्रीज मेंबर थी इसकी वो ये थी, जिसमें ईरान जो है वो एक आता है, इजिप्ट जो है वो एक आता है, इथोपिया एक आता है, UAE आता है और सऊदी अरबिया तो छूट ही गया। सऊदी अरबिया जो है ये भी इसमें आता है, सऊदी अरब, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो ये 5 कंट्री जो था वो बनी थी। अर्जेंटीना ने खुद को विड्रॉ कर लिया था, परंतु हर एक ऑप्शन में अर्जेंटीना दिया गया था, तो हमें ये ठीक करना पड़ा। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट 1945 UNO चार्टर केम इनटू इफेक्ट। तो बोलते हैं कि 1945 है, उस दिन जो था वो कौन सा दिन था जब UNO का चार्टर जो था वो अस्तित्व में आया था। तो UNO का चार्टर 24 अक्टूबर को जो था वो अस्तित्व में आया था। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। अब हम पढ़ते हैं कि UN डे भी जो है वो मनाया जाता है। UN डे कब मनाया जाता है? यूनाइटेड नेशन डे जो है वो 24 अक्टूबर को ही इसीलिए मनाया जाता है, ये नोट करें। और अगर हम बात करें कि यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब की गई थी, तो यूनाइटेड नेशन की स्थापना का पता होना चाहिए। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर स्थित है वो तो आपको पता ही होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन एक इम्पॉर्टेंट बॉडी है और इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क USA में जो है वो स्थित है, वो आपने ध्यान रखना है। ऐसा ही एक इम्पॉर्टेंट डे हमने कल भी जुधाऊ गिरिराज पत्रिका में पढ़ा था, और वो कौन सा डे था वो हमने पढ़ा था कि 29 मई को जो है वो मनाया जाता है। वो कौन सा डे था? वो था UN पीस कीपर डे, इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर भी उसको कहते हैं। और ये जो इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर है ये 29 मई को जो है वो मनाया जाता है। तो यूनाइटेड नेशन का एक और ये इंपॉर्टेंट डे आपने साथ में जोड़ना है, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं नोबेल प्राइज़ 2023 में दिया गया है इकोनॉमिक्स में, किसको दिया गया है? रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी पहले एग्जाम में हम पढ़ चुके हैं। देखो, अगर हम बात करें इस अवार्ड की कि ये किसको दिया गया है, तो ये क्लाउडिया गोल्डिन को दिया गया है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। हमने पढ़ा था कि क्यों दिया गया है इनको, जो इनके द्वारा जो था वो जेंडर गैप और लेबर मार्केट के ऊपर एक एडवांस अंडरस्टैंडिंग की रिपोर्ट रिसर्च किया गया था, उसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया। इन्होंने खास फोकस अपनी स्टडी में महिलाओं पर किया गया था कि महिलाओं का क्या रोल जो है वो रहता है इकॉनमी में, तो उसको देख लेना आपका। अच्छा, 2023 में शांति के लिए किसको दिया गया?
नोबेल शांति पुरस्कार किसको दिया गया, तो वो दिया गया नरगिस मोहम्मदी को। उनका नरगिस मोहम्मदी का नाम आपने ध्यान रखना है, इनको जो है ये दिया गया। उसी तरह अगर हम बात करते हैं कि 2023 में ये अवार्ड लिटरेचर में जो था वो किसको दिया गया, लिटरेचर का भी जो है वो इम्पोर्टेंट है कि 2023 का ये अवार्ड लिटरेचर में किसको दिया गया, तो आपने जॉन फोज का नाम ध्यान रखना है। कौन, जॉन फोज का नाम ध्यान रखना है, जॉन फोज को ये दिया गया। ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं आइडेंटिफाई द सेंट्रल अमेरिकन कंट्री विच बिकेम द फर्स्ट टू अडॉप्ट बिटकॉइन लीगल टेंडर फ्रॉम फॉलोइंग। तो बोलते हैं बिटकॉइन को औपचारिक तौर पर कानूनी रूप से अपनाया गया था कि इसके द्वारा जो था वो अपनाया गया था। बिटकॉइन को जो था वो सबसे पहले एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्री थी एल सल्वाडोर, इसके द्वारा अपनाया गया था। पूछा गया तो जो है वो डायरेक्टली इस तरह से ये क्वेश्चन पूछ ले जाएगा और आपका 2 नंबर का क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बोलते हैं यहाँ पर, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट नेम ऑफ स्ट्रेट विच कनेक्ट दी सैन फ्रांसिस्को बे टू पैसिफिक ओशन। तो बोलते हैं कि उस निम्नलिखित में से जलडमरू मध्य का नाम बताइए जो सैन फ्रांसिस्को खाड़ी को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। तो वो कौन सा है, वो है गोल्डन गेट स्ट्रेट। गोल्डन गेट स्ट्रेट आपने ये ध्यान रखना है। ये पूछा गया तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एक, क्योंकि नया क्वेश्चन है थोड़ा सा, तो किसी न किसी एग्जाम में तो रिपीट होना चाहिए फिर से। वैसे ही हमारे पास देखो पाक स्ट्रेट है जो इंडिया श्रीलंका को या फिर यूं कहें बे ऑफ बंगाल को इंडियन ओशन से जो है वो जोड़ती है। मलाक्का स्ट्रेट है जो जावा सी और बे ऑफ बंगाल को जोड़ती है। जिब्राल्टर जो है वो स्ट्रेट है जो मेडिटेरियन सी और अटलांटिक ओशन को आपस में जोड़ती है। फ्लोरिडा स्ट्रेट है जो कि गल्फ ऑफ मैक्सिको को अटलांटिक ओशन से जो है वो जोड़ती है। तो ये स्ट्रेट ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखें 49 नंबर क्वेश्चन क्या बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री लॉन्च्ड मून स्नाइपर स्पेस मिशन 2023। तो मून स्नाइपर स्पेस मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, ये जापान के द्वारा लॉन्च किया गया था। ऑप्शन सी सही आंसर है। ये जापान का मून स्नाइपर स्पेस मिशन है, इसको स्लिम भी कहा जाता है। स्लिम का नाम सुनते ही आपको याद आ गया होगा कि आपने तो पढ़ा था। स्लिम का पूरा नाम है यहाँ पर स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून। ये जो है वो जापान के द्वारा लॉन्च किया गया था। अगले क्वेश्चन में देखें क्या बोलते हैं द कंट्री विच हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज वर्ल्ड्स द मोस्ट रैपिडली सिंक कंट्री। तो निम्नलिखित में से किस देश को विश्व का अति जल्दी डूबने वाला देश कहा गया है। तो देखो ये इंडोनेशिया को जो है वो कहा गया है। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। और अगर आप तैयारी एलाइड के एग्ज़ाम की कर रहे हैं तो देखो एलाइड के एग्ज़ाम को बिल्कुल भी लाइटली मत लेना। जैसे कि अभी पीजीटी का एग्ज़ाम आ गया, देखते ही देखते लगता था 3-4 महीने हैं कब आएगा, वैसे ही एलाइड का एग्ज़ाम भी आ जाएगा। और उस टाइम देखो भाग दौड़ करने से कुछ नहीं होगा, अभी से अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी और अच्छी तैयारी के लिए आपको अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके लिए टेस्ट सीरीज़ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप टेस्ट सीरीज़ जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन आपके लिए क्या है, क्वेश्चन है आपके लिए कि अटॉर्नी जनरल के बारे में हम पढ़ रहे थे। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट कौन करता है, ये आपने कमेंट करके बताना है। अच्छा खासा रिवीजन आपका हो जाएगा थोड़ा सा, और ब्रेनस्टॉर्मिंग भी हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये क्वेश्चन पेंडिंग पड़े हुए हैं। हम HPSSC के एग्ज़ाम में इन आसान क्वेश्चंस को रिवाइज करते रहते थे। अभी आप जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, पुरानी जीके आपकी थोड़ी सी रिवाइज हो जाएगी। टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 जो है वो सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।